एवरीवन, मैं फिर से आ गई हूँ अपना पब्लिक अवेयरनेस का प्रोग्राम लेके। जागरूक जनता, स्वस्थ हम सब, खुशहाल हमारा देश। तो हम सब ये वर्ड जानते हैं, अतिथि देवो भव। तो आज मैं जिस पेशेंट के बारे में बात करने जा रही हूँ वो पेशेंट इंडियन नहीं थी, वो फॉरेन कंट्री से आई थी। शी वॉज अ फॉरेनर और यहाँ आगरा में वो घूमने आई थी। तो उनको पीनट एलर्जी थी, मूंगफली से एलर्जी थी और उन्होंने कुछ ऐसा खाया जिसमें मूंगफली थी और उसके बाद वो एकदम उनको सीवियर रिएक्शन डेवलप हो गया। तो जो मेरे कंसल्टेंट थे उन्होंने उनको फ़ौरन मेरे आईसीयू में भेजा और जब ये मेरे आईसीयू में आई तो काफ़ी बुरी स्थिति में थी ये। और इनके पूरे चेहरे पे सूजन थी, इनके जो लिप्स थे उसके अराउंड भी पूरी स्वेलिंग थी, आँखों के अराउंड पूरी स्वेलिंग थी, फेस पर भी काफ़ी पफीनेस हो रखा था और इसके अलावा इनको सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। तो जो इनका ऑक्सीजन सैचुरेशन की मात्रा थी वो करीब 63-64% जा रही थी। इसके साथ ही जो इनका ब्लड प्रेशर था वो भी काफ़ी लो जा रहा था और जो दिल की धड़कन थी वो करीब 155-160 ऐसे चल रही थी और पेशेंट को सांस लेने में सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। और हम लोगों ने अपना ट्रीटमेंट फ़ौरन शुरू करा क्योंकि ये देखिए एक बिल्कुल लाइफ थ्रेटनिंग स्टेज थी और ये इस रिएक्शन को, जो इतना सीवियर और एक्यूट रिएक्शन होता है, किसी भी चीज़ से हो सकता है, सिर्फ फूड से ही नहीं, काफ़ी चीज़ें होती हैं जो इस तरह का रिएक्शन कॉज करती हैं। इस सीवियर रिएक्शन को हम लोग अपने मेडिकल टर्म्स में कहते हैं एनाफाइलैक्सिस और ये बहुत खतरनाक होता है। तो इसके फीचर्स क्या क्या होते हैं देखिए, अगर पेशेंट के फेस पे और लिप्स के अराउंड, होठों के अराउंड काफ़ी सूजन है तो ये चीज़ ये भी बताती है कि उतनी ही सूजन उसके फेस के अंदर और गले के पूरे एरिया में भी होती है। तो जो म्यूकस मेम्ब्रेन होता है हमारा ओरल कैविटी का, हमारी सांस की नली का, उन सब में काफ़ी स्वेलिंग आ जाती है। और इसमें जो सबसे बड़ा एक खतरा होता है देखिए वो होता है कि स्वेलिंग की वजह से जो सांस की नली होती है वो पूरी बंद हो जाती है। तो ये बहुत ही एक्यूट लाइफ थ्रेटनिंग स्टेज होती है और इस चीज़ को हम, जो सांस की नली को जो बंद हो जाना, इसको हम बोलते हैं लेरेंजियल एडीमा। तो लेरेंजियल एडीमा जो है वो डेवलप होना शुरू होता है और अगर वो फुल्ली डेवलप हो जाएगा तो कभी भी हम अपने पेशेंट के सांस की नली नहीं डाल पाएंगे और पेशेंट की उस केस में जान जाने के चांसेस बहुत ही हाई होते हैं क्योंकि पेशेंट के पास बिल्कुल टाइम नहीं होता। क्योंकि अगर सांस की नली पूरी तरह से सूजन की वजह से बंद हो जाती है तो कोई चारा नहीं है कि ज़रा सी भी एयर अंदर जाए और पेशेंट सांस ले पाए। तो ये सबसे ज़्यादा एनाफाइलैक्सिस की जो एक खतरनाक चीज़ होती है वो होता है लेरेंजियल एडीमा। तो ये पेशेंट जब मेरे पास आई थी तो इन्हें काफ़ी लेरेंजियल एडीमा था और ये बोल नहीं पा रही थी और सांस लेने में भी इनके एक कंडीशन होती है जिसको हम बोलते हैं स्ट्राइडर। स्ट्राइडर मतलब कहीं पर सांस की नली में बहुत बुरी तरह से ऑब्स्ट्रक्शन का होना। तो ये जो सांस की नली की स्वेलिंग है ये भी एक ऑब्स्ट्रक्शन की तरह एक्ट करती है। और जैसे ये मेरे पास आई तो एक चीज़ देखिए बिल्कुल क्लियर थी कि इनके पास समय बहुत कम था। तो एक तो दूसरी कंट्री से आई हुई हैं, घबराई हुई थी काफ़ी, जो उनके साथ लोग थे वो भी काफ़ी घबराए हुए थे। लेकिन हमने अपना काम करा क्योंकि हमारा काम है, क्रिटिकल केयर का काम है, पहले जान बचाना पेशेंट की। और करीब 6 घंटे हम लोग इनके बेड साइड पे खड़े रहे और हमने इनको मैनेज करा। पेशेंट के चेस्ट में भी ऐसी साउंड्स थी जो ये बता रही थी कि चेस्ट को भी बहुत तकलीफ़ हो रही है और जगह जगह पे चेस्ट में ऑब्स्ट्रक्शन बन गया है। वो इस वजह से क्योंकि जगह जगह पे पूरी आपकी जो ब्रोंकियल ट्री होती है या रेस्पिरेटरी ट्री होती है उसमें स्वेलिंग डेवलप हो जाती है। तो इस खतरनाक चीज़ में कई सारी दवाइयाँ यूज़ की जाती हैं देखिए, जो लाइफ सेविंग होती हैं ऐसी कंडीशन में। तो हमने वो सब अपना यूज़ करा, हमने हर चीज़ के लिए हम रेडी रहे। ऐसा भी हो सकता था कि हमारी पेशेंट को वेंटिलेटर की रिक्वायरमेंट हो जाती। और सबसे बड़ी एक जो लेरेंजियल एडीमा के अलावा जो एक ख़राब बात थी वो ये कि हमारी पेशेंट की जो हीमोडायनेमिक्स था, जो ब्लड प्रेशर था, हार्ट रेट था, सैचुरेशन था, वो सब चीज़ें स्टेबल नहीं थी। तो ये भी अपने में एक बहुत बड़ा खतरा होता है देखिए, क्योंकि ब्लड प्रेशर हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होता है और अगर एक नॉर्मल ब्लड प्रेशर होगा तभी वो हमारे शरीर के हर अंग में ऑक्सीजन पहुंचा पाएगा। तो अगर आपका ब्लड प्रेशर ही नीचे चला जाता है तो शरीर के अंगों को ऑक्सीजन नहीं मिलती और शरीर के अंगों पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है ऑक्सीजन की कमी की वजह से। तो कई तरह की दिक्कत इनकी बॉडी में हो रही थी। जैसे जैसे हम टेस्ट्स कराते गए काफ़ी सारी दिक्कतें उसमें निकल के आईं
और काफ़ी पेशेंट हमारी डिहाइड्रेटेड भी थी। अल्टीमेटली करीब 6-6.5 घंटे के बाद ये पेशेंट पूरी तरह से स्टेबल हुई और इनके घर वालों को मैंने हर चीज़ समझा दी थी कि काफ़ी खतरा है और अगले 24 घंटे बहुत ख़तरनाक हो सकते हैं, क्योंकि पेशेंट की किसी भी तरफ गिरावट हो सकती है, पेशेंट का बीपी भी जा सकता है और उनका लैरिंजियल एडिमा है वो भी बढ़ सकता है, हो सकता है कि वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ जाए। तो ये सब चीज़ें मैंने उनको बताई थी, लेकिन फाइनली वो बहुत अच्छी हुई और यहाँ से बहुत अच्छे होके और बहुत खुश होके गई हैं। तो कई सारे तरह के जिम्मेदारियाँ होती हैं देखिए एक डॉक्टर पे। आप एक डॉक्टर हैं तो हमेशा जब भी पेशेंट को जान का खतरा बनता है तो पेशेंट को ये चीज़ पता होती है, उसको इतनी घबराहट होती है तो वो समझ सकता है कि उसकी कंडीशन जो है वो कोई डॉक्टर के अलावा कोई और नहीं संभाल पाएगा। तो जब वो मेरे पास आई थी तो काफ़ी तकलीफ़ में थी और जब यहाँ से गई तो मुझे बहुत थैंक्स बोल के गई और ये भी बोला कि मैं समझती हूँ कि मैं किस तकलीफ़ से आई थी और आप लोगों ने कितनी मेहनत करके मेरी जान बचाई। दूसरी चीज़, ये हमारे लिए अतिथि थी, हमारी गेस्ट थी, क्योंकि हमारी कंट्री की नहीं थी। तो अब जो ये अपने साथ एक हमारी कंट्री के लिए जो एक ओपिनियन अपने साथ लेके गई हैं तो वो ओपिनियन बहुत पॉजिटिव है। ऐसी ओपिनियन है कि वो एक ऐसे अनजान जगह पे गई, अनजान लोगों से मिली, लेकिन वहाँ पर किसी भी तरह से उनको परेशान नहीं करा गया, उन्हें किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई और अच्छी होकर एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन से बाहर आकर वो अच्छी होकर अपने घर गई हैं। तो उनके पेरेंट्स से भी मेरी लगातार बात होती रही जो बाहर थे और उनको मैंने काफ़ी चीज़ें समझाती रही मैं। तो वो लोग क्योंकि दूर थे तो परेशान थे अपनी बेटी की कंडीशन को लेके, लेकिन सब चीज़ें मैंने उनको समझाई और हर चीज़ मैं उनको बताती चली फ़ोन पर। तो ये एक देखिए बहुत ही एक अच्छा एक्सपीरियंस भी था हमारे लिए, क्योंकि जिन कंसल्टेंट ने मुझको ये पेशेंट भेजी थी, हमेशा से जब मैंने अपना आईसीयू खोला था तो मेरा ये विज़न था कि जो कंसल्टेंट्स हैं वो इस तरह का फेथ रखें कि किसी भी पेशेंट को अगर वो मेरे पास भेजते हैं तो हम अपना बेस्ट करेंगे। तो पहले तो चलिए मेरे पास आसपास के और आगरा के पेशेंट्स आते रहे हैं जो कंसल्टेंट्स मेरे पास हमेशा भेजते हैं, और पहली बार मेरे पास एक फॉरेनर आई जिनको कंसल्टेंट ने बिल्कुल आंखें बंद करके और पूरा फेथ रखते हुए मेरे पास भेजा। तो मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि एक विज़न जो मैं लेके चली थी कि लोगों का एक विश्वास डेवलप हो, एक इस तरह का आईसीयू डेवलप हो आगरा में कि कंसल्टेंट्स को विश्वास हो कि अगर हमारा पेशेंट वहाँ जा रहा है तो एटलीस्ट उसके साथ सब कुछ जो भी बेस्ट होगा, बेस्ट पॉसिबल होगा, वो चीज़ें होंगी। इसी के साथ आईसीयू में जो काउंसलिंग पार्ट होता है देखिए वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब भी पेशेंट को कोई लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो जाती है उस केस में जो उनके साथ के लोग होते हैं, परिवार वाले होते हैं, वो बहुत परेशान हो जाते हैं। तो उनकी काउंसलिंग करते रहना, उन्हें हर चीज़ बताते चलना, ये भी एक तरह से हमारा फ़र्ज़ होता है। तो हर चीज़ निभाते हुए हमने इनको बहुत अच्छा करके भेजा और इनके साथ इनके और फ्रेंड्स भी थे जो लोग दिल्ली के थे। तो यहाँ से वो लोग एक बहुत ही एक अच्छा ओपिनियन लेकर आगरा से गए हैं और मुझे इस बात की बहुत खुशी है। तो अब हम डिस्कस करते हैं फूड एलर्जीज़ के बारे में। देखिए जैसे जैसे हमारा वैरायटी ऑफ खान पान जो है हमारे खाने की चीज़ों में बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड हो रही हैं। जैसे जैसे देखिए टाइम आगे बढ़ रहा है, कई तरह के फूड्स भी हम लोग ट्राई करते हैं। जनरली जो फूड एलर्जी होती है वो बचपन में ही पता चल जाती है अगर आपको किसी यूजुअल फूड से है। पीनट एलर्जी, मूंगफली से एलर्जी या डेयरी प्रोडक्ट से एलर्जी, ये सारी चीज़ें कॉमन होती हैं और ये बचपन में पता लग जाती हैं। दूसरी चीज़, सी फूड से भी लोगों को एलर्जी हो जाती है। तो किसी भी फूड से एलर्जी की पॉसिबिलिटी होती है, ये डिपेंड करता है कि किसकी बॉडी में ऐसी रिएक्शन वाली टेंडेंसी है कि उस फूड के लिए उनको एक हाइपर सेंसिटिविटी टाइप का रिएक्शन डेवलप हो जाता है। तो ये रिएक्शन भी देखिए कई तरह का होता है, लेकिन स्पेशली फूड एलर्जीज़ में रिएक्शन को हमेशा सीवियर देखा गया है और ये एनाफाइलैक्सिस की स्टेज तक पहुंचता है, जो किसी भी रिएक्शन का या किसी भी हाइपर सेंसिटिविटी का एक एंड स्टेज होता है। बिकॉज अगर एनाफाइलैक्सिस को, जो पेशेंट जिसको एनाफाइलैक्सिस होता है, देखिए उसके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता, कुछ मिनट्स का टाइम ही होता है, और अगर आप उन मिनट्स में उस पेशेंट को बचा लेते हैं तभी वो पेशेंट बचता है, वरना हाई मॉर्टेलिटी होती है, उनके जो जान जाने का खतरा होता है वो बहुत हाई होता है।
तो ये एक बहुत ही चैलेंजिंग केस था हमारे लिए, क्योंकि दो दो कंडीशंस थी। एक तो एनाफाइलैक्सिस होके रखा हुआ था, और दूसरी चीज़ ये कि दूसरी कंट्री से आई थी। तो काफ़ी सारे और भी इश्यूज़ होते हैं साथ में, लेकिन वही है कि अपनी मेहनत पर भरोसा रखते हुए हम लोगों ने अपना बेस्ट करा, और हम उनको अच्छे से वापस उनकी कंट्री भेजने में बहुत सक्सेसफुल भी रहे। फूड एलर्जीज़ का हमेशा हमें ख्याल रखना चाहिए। जनरली बचपन में देखिए पता लग जाता है कि किस किस फूड से किसको एलर्जी है। तो कुछ चीज़ें हैं जो पब्लिक को हमेशा देखिए दिमाग में रखनी चाहिए, क्योंकि अब हम लोगों की ट्रैवलिंग भी बहुत होती है, नई नई जगहों पर लोग जाते हैं, नए नए फूड्स ट्राई करते हैं। तो अगर आपको किसी स्पेसिफिक फूड से एलर्जी है, तो आप जहाँ भी जा रहे हैं देखिए हमेशा आप वहाँ पे रेस्टोरेंट्स में या होटल में ये चीज़ बता दें। अगर आप कहीं स्टे कर रहे हैं तो बिल्कुल एक लेटर लिख कर दें कि इस चीज़ से हमारे बच्चे को या हमको एलर्जी है, जिससे कि रेस्टोरेंट वाले उस चीज़ को अवॉइड कर सके। इन वाली पेशेंट से ये गलती हुई थी कि इन्होंने ये जहाँ पर रुकी थी, इन्होंने किसी को नहीं बताया कि इनको पीनट से एलर्जी है, जबकि इनको काफ़ी छोटी उम्र से पीनट एलर्जी इनकी पता चल गई थी। और ना तो इन्हें पता था, और ऑब्वियसली होटल या रेस्टोरेंट्स वालों को तो नहीं पता हो सकती ये चीज़। तो जो भी फूड होते हैं उनमें कोई भी आपकी चीज़ें हो सकती हैं। किसी भी इंग्रेडिएंट से अगर आपको एलर्जी है तो वो तो बिना जाने पता नहीं किया जा सकता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो देखिए जिम्मेदारी आती है वो तो पेशेंट की खुद आती है, या जो बच्चे हैं उनके माँ बाप की आती है, कि बच्चा कहीं भी जा रहा है या आप कहीं भी जा रहे हैं तो एटलीस्ट जहाँ पर रुक रहे हैं उन लोगों को बताएं कि आप इस पर्टिकुलर फूड से एलर्जिक हैं और वो फूड आपको नहीं खाना है। दूसरी बात देखिए ये होती है कि कुछ इम्पॉर्टेंट मेडिकेशंस होते हैं जो आप अपने साथ कैरी कर सकते हैं, लेकिन हमेशा वो मेडिकेशंस या वो गोलियां आपके काम आ जाएं ऐसा नहीं होता है, क्योंकि एनाफाइलैक्सिस में कोई भी गोली काम नहीं आती है। इसमें आपको एक प्रॉपर सेटअप में होना ही पड़ता है, डॉक्टर की नज़र पे होना ही पड़ता है, क्योंकि कई तरह की प्रॉब्लम्स बॉडी के अंदर एक साथ डेवलप होती हैं और बहुत फास्ट डेवलप होती हैं। तो पेशेंट जो है वो बिल्कुल कोलैप्स्ड स्टेज में होता है, और एक कोलैप्स्ड पेशेंट को ही आपको बचाना पड़ता है, पूरे रिस्क लेके, पूरा खतरे लेके। और तीसरी चीज़ देखिए ये होती है कि अगर आपको लग रहा है कि आपको किसी तरह का रिएक्शन डेवलप हो गया है, आपको घबराहट हो रही है कुछ खाने के बाद, या आपके रैशेज़ आ रहे हैं, या फिर आपका होंठ वगैरह सूख रहे हैं, या सूजन आ रही है, या पेट वगैरह में दर्द हो रहा है, या आपको चक्कर आ रहे हैं, आपको डिजीनेस हो रही है, गिडीनेस हो रही है, नोजिया हो रहा है, वॉमिटिंग आ रही है रिपीटेड, ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं चल फिर नहीं पा रहा हूँ, या आप गिर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें बहुत ख़तरनाक होती हैं। तो जो लोग भी इस चीज़ को देख रहे हैं, पहला काम तो उन्हें देखिए ये करना है कि पेशेंट को लेके फटाफट एक अच्छे क्रिटिकल केयर यूनिट में, अच्छे आईसीयू में जाना ही जाना है, क्योंकि इस केस में टाइम बहुत बड़ा फैक्टर है, और टाइम जितना कम से कम होगा, जो लाइफ बचाने के चांसेस हैं वो उतने ही बढ़ेंगे, क्योंकि एक अच्छे डॉक्टर के पास, एक अच्छे आईसीयू में वक्त पे पहुंचना, यही इस सारी प्रॉब्लम का एक इलाज है। क्योंकि जैसे ही आप डॉक्टर के पास पहुंचेंगे, वो आपको देखते ही, क्रिटिकल केयर वालों का देखिए ये काम होता है कि एनाफाइलैक्सिस को वो बिल्कुल पहचान जाते हैं, और उसके लिए जो भी स्टेप्स लेने हैं, अगर हमें पेशेंट को वेंटिलेटर पे लेना है, अगर लेरिंजियल एडिमा डेवलप हो गया है, या हमारे पेशेंट का बीपी गिर रहा है, हार्ट रेट बढ़ रहा है, यूरिन नहीं आ रहा है, दिक्कत हो रही है, तो इन सब चीज़ों को जो है वो एक अच्छे क्रिटिकल केयर यूनिट में ही अटेंड किया जा सकता है। तो ऐसे केस में मैं ये सजेस्ट करूँगी कि गोलियों पे निर्भर ना रहें, और हमेशा एक अच्छे आईसीयू में बिल्कुल जाएं आप। इसके अलावा कई सारी दवाइयाँ भी होती हैं देखिए जो ड्रग रिएक्शन करती हैं, लेकिन वो रिएक्शन एक अलग चीज़ होती है, और फूड की जो एलर्जी है वो एक अलग चीज़ होती है। कई लोगों को आपने सुना होगा कि सी फूड से भी एलर्जी होती है। तो कई तरह से ये एलर्जी अपने आप को प्रेजेंट करती है। माइल्डर फॉर्म में भी होती है, जिसमें लोगों को सिर्फ रैशेज़ आते हैं, या उनके मुंह वगैरह में छाले हो जाते हैं, दिक्कत थोड़ी कम होती है। बट एनाफाइलैक्सिस जो है वो हमेशा से इसकी लाइफ थ्रेटनिंग स्टेज रही है, और इसमें पेशेंट की जान कुछ मिनट्स में ही आपको बचानी होती है। तो मैं आम जनता से यही रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरा हर वीडियो के थ्रू मैं ये चाहती हूँ कि जनता कुछ ना कुछ सीखे, क्योंकि हमारी कंट्री इतनी बड़ी है और हमारी इतनी पॉपुलेशन है कि हर जगह और हर पेशेंट के साथ डॉक्टर पहुंच जाए, या हर पेशेंट
सही समय पे डॉक्टर के पास पहुंच जाए, ये बहुत ज़्यादा पॉसिबल नहीं होता है। दूसरी बात, एक ये जो कंडीशंस होती हैं जैसे एनाफाइलैक्सिस है या सीरियस लाइफ थ्रेटनिंग चीज़ें हैं, बहुत ही क्लियर बात है कि इन्हें कोई भी आपका जो एक स्पेशलिस्ट से कम लेवल के जो डॉक्टर्स हैं वो इस चीज़ को ट्रीट नहीं कर सकते, क्योंकि उस केस में आपको बहुत कुछ और चाहिए होता है। एक्सपीरियंस जो है वो इसमें बहुत ज़रूरी होता है। कई तरह की दिक्कतें होती हैं जो उस वक्त पेशेंट को पता करनी बहुत ज़रूरी होती हैं। डॉक्टर्स को एक पूरी टीम चाहिए होती है। तो हमेशा जो एनाफाइलैक्सिस के पेशेंट्स होते हैं ये हमेशा क्रिटिकल केयर यूनिट में ही होने चाहिए। इनको किसी भी हालत में वार्ड में, जनरल वार्ड में, रूम में इसमें नहीं रखना चाहिए, क्योंकि हर मिनट पेशेंट का ऑब्जर्वेशन बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि हम इस चीज़ को मान के चलते हैं कि ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है और इसमें गिरावट आती ही आती है। तो आपको गिरावट को पहले से असेस करके उसी वक्त उसके स्टेप्स लेने होते हैं ताकि पेशेंट की कंडीशन और ना गिरे। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। ऐसा नहीं है कि अगर आपके पेशेंट को रिएक्शन हो गया है तो आप किसी भी क्लिनिक पे या ऐसे चले जाएंगे, वहाँ पे काम नहीं बनेगा। देखिए, हमेशा आपको इक्विपमेंट्स चाहिए होंगे, सेटअप चाहिए होगा, हो सकता है वेंटिलेटर की रिक्वायरमेंट हो, बड़ी बड़ी दवाइयाँ चाहिए होंगी जो ब्लड प्रेशर वगैरह को ऊपर रखती हैं, ऐसी दवाइयाँ चाहिए होंगी जो सांस को कंट्रोल कर सकें या सांस में जो भी ऑब्स्ट्रक्शन है उसे हटा सके। तो ये सारा एक बहुत अच्छी क्रिटिकल केयर टीम का ही काम होता है। और अगर किसी भी स्टेज पे आपको लगता है कि किसी ना किसी तरह की फूड से एलर्जी डेवलप हो रही है, तो बिना समय को नष्ट करे, बिना टाइम बर्बाद करे, आप बिल्कुल एक अच्छे क्रिटिकल केयर यूनिट में जाइए। दूसरा, ट्रैवलिंग के वक्त हमेशा सतर्क रहिए और कोई भी चीज़ आप खा रहे हैं तो आपको खुद अलर्ट रहना है। ऐसी चीज़ें जो आप नई ट्राई करते हैं, अदरवाइज़ तो देखिए यूजुअली रिएक्शंस जो हैं वो बचपन में ही पता चल जाते हैं। बड़ी एज में जाके जनरली ऐसा कोई रिएक्शन नहीं होता, क्योंकि बचपन में ही सारी चीज़ें ऑलमोस्ट आप खा चुके होते हैं। और एक जो हमारी इंडियन डाइट होती है, देखिए वो बहुत हेल्दी डाइट होती है। तो इंडियन डाइट से जो एक रिएक्शन है वो आप काफ़ी कम सुनेंगे। लेकिन हाँ, कभी कभी कुछ लोगों में सी फूड से रिएक्शन हो सकता है। डेयरी प्रोडक्ट्स का जो रिएक्शन है, जो दूध से लोगों को थोड़ी सी एलर्जी होती है, दही वगैरह से एलर्जी होती है, तो वो भी एक तरह का रिएक्शन कहलाता है और ये भी सीवियर हो सकता है। इसके अलावा जो पीनट एलर्जी है, ये भी देखने में मिलती है, ये भी देखने के लिए मिलती है। जो आपके नट्स होते हैं, कुछ लोगों को जैसे कि आपके डिफरेंट तरह के ड्राई फ्रूट्स होते हैं, उनसे भी एलर्जीज़ होती हैं। तो कई तरह की फूड एलर्जीज़ परसिस्ट करती हैं, लेकिन हमेशा आप अपनी सावधानी से, अपनी अलर्टनेस से और अपनी समझदारी से हमेशा इस चीज़ को अवॉइड कर सकते हैं। सबसे पहला तो काम हमें यही करना है कि हमें अवॉइड करना है। अगर पता है कि हमें इस चीज़ से एलर्जी है तो लोगों को बताना है, रेस्टोरेंट को बताना है, होटल्स को बताना है कि हमें इस चीज़ से एलर्जी है, हमें ये नहीं खाने में आनी चाहिए ये चीज़ हमारे। और दूसरी चीज़, अगर रिएक्शन हो जाता है तो फ़ौरन अच्छे क्रिटिकल केयर यूनिट में जाना ही जाना है, बिना समय बर्बाद करे, क्योंकि एक अच्छे डॉक्टर और अच्छी टीम का होना बहुत ज़रूरी है अगर हमें अपने पेशेंट को एनाफाइलैक्सिस से बचाना है। तो फाइनली ये पेशेंट अच्छी होकर गई और इसीलिए मेरे दिमाग में ये आया कि मैं एक वीडियो फूड एलर्जी पे बनाती हूँ। कोई भी फूड हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एलर्जी हो गई है तो हमेशा टाइम को सेव करते हुए अच्छे अस्पताल में, अच्छे क्रिटिकल केयर यूनिट में पहुँचें और हमेशा के लिए याद रखें। फॉरेन कंट्रीज़ में देखिए लोग अपना बैंड पहनते हैं जिसमें वो लिख के रखते हैं फूड एलर्जी या उन फूड्स का नाम। तो ऐसा कुछ आप भी कर सकते हैं अपना एक, मैं तो बल्कि कहूँगी कि कहीं भी जाएं तो हमेशा एक लेटर आपके साथ होना चाहिए जिसमें मेंशन होना चाहिए कि किस किस फूड से आपको एलर्जी है। तो हमेशा आप अपनी समझदारी और सावधानी से खुद अपने आप को अच्छा रख सकते हैं। थैंक यू।